वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। दोस्तों आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू, और ये जो एमसीक्यू होगा क्वेश्चन नंबर 72 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 को हमने यहाँ पर समझा दिया गया था। पिछले वीडियो में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 72 आपको मिलेगा। इसमें जो ट्री सिस्टम होता है, ये ट्री सिस्टम किस में यूज़ की जाती है? तो सबसे ज़्यादा ट्री सिस्टम का यूज़ किया जाता है बहुमंजिला इमारत में ट्री सिस्टम का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे हम, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग, अर्थात कि सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पीवीसी जो पाइप है वो अलग अलग साइज के आपको मिलेंगे। जो पीवीसी कंड्यूट पाइप है, अर्थात कि जो गोल पाइप होते हैं, गोल पाइप, और ये जो गोल पाइप है पीवीसी के कंड्यूट पाइप, ये अलग अलग साइज के मिलेंगे आपको। तो पहला साइज है, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है 12 mm का। तो जहां पर सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए, अर्थात कि ऐसी कोई जगह जहां पर मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज को सेफ फोल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपको यहां से दीवार में घुमाना है, तो आप यहां पर जब पाइप फिट करेंगे तो इसकी फोल्डिंग करने के लिए, मोड़ने के लिए आप यहाँ पर जो पाइप का यूज़ करेंगे उसका साइज क्या होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर मोड़ने के लिए ये एक मोड़ होगा, और यहाँ पर मोड़ने के लिए इसका साइज क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 12 mm, सेकेंड ऑप्शन दिया है 19 mm मतलब कि 19 mm, और सी ऑप्शन दिया है 25 mm, और डी ऑप्शन दिया है 50 mm। चलिए पहली बात तो पीवीसी क्या होता है? पीवीसी का फुल फॉर्म कोई बताएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, या इसे हिंदी में कहेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये पीवीसी पाइप अलग अलग मटेरियल के आते हैं। मटेरियल में आपको पीवीसी में एक मिलेगा हार्ड मटेरियल, मतलब कि हार्ड पीवीसी मिलेगा आपको मटेरियल, या इसे कहेंगे आप हार्ड पीवीसी, और एक आप मिलेगा आपको सॉफ्ट पीवीसी। तो ये जो सॉफ्ट पीवीसी है, हार्ड पीवीसी और जो सॉफ्ट पीवीसी है, इसमें दोनों में आपको अंतर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, हार्ड जो पीवीसी है, ब्रेक ज़्यादा होने के चांसेस हार्ड पीवीसी में होते हैं। यदि आप किसी पाइप को फोल्डिंग कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, हल्का सा मुड़ गया तो हार्ड पीवीसी खराब हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। लेकिन ये जो सॉफ्ट पीवीसी होता है, ये खराब नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को समझिए पहले तो। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए, मतलब कि उसमें ऐंठन नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए कहीं से। ऐसे सिचुएशन में फोल्डिंग करने के लिए, बेंडिंग करने के लिए आपको जिस पीवीसी पाइप का उपयोग करेंगे उसका अधिकतम आकार क्या होगा? अब वर्तमान समय में जो पीवीसी वायरिंग करते हैं आप, तो पीवीसी जब वायरिंग करते हैं तो इसमें पीवीसी पाइप वायरिंग की जाती है। तो पीवीसी पाइप वायरिंग में आप देखेंगे तो पीवीसी का पाइप मिलेगा, और ये अलग अलग साइज के मिलेगा। पुराने समय में जो पीवीसी पाइप यूज किया जाता था वो पतला होता था, उसका डायमीटर कम मिलेगा आपको। लेकिन वर्तमान समय में जो पीवीसी यूज किया जा रहा है पाइप, वो उसका डायमीटर आपको मोटा मिलेगा। तो अभी जो पाइप यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर मोटा होने के पीछे रीजन ये है कि वर्तमान समय में क्या होता है कि बहुत सारे केबल पाइप के अंदर से चलाते हैं तार। जैसे कि आप वायरिंग कर रहे हैं, बातें नहीं, आप वायरिंग कर रहे हैं, तो वायरिंग के लिए आप देखेंगे इन्वर्टर का भी वायर एक यूज करते हैं कि नहीं? अब कॉमन हर घर में जो है, यदि आप ऑफिस में वायरिंग कर रहे हैं तो इन्वर्टर के लिए अलग से एक वायरिंग का कनेक्शन किया जाता है। तो उस पाइप में उतनी जगह होना चाहिए कि आप इन्वर्टर के वायर को उसमें भी चला सके। या तो फिर वायर को खींचने में, वायरिंग करते समय वायर को खींचा जाता है, तो वायर को खींचने में परेशानी ना हो, क्योंकि ज़्यादा परेशानी होगी तो वायर कहीं ना कहीं से ब्रेक होगा, पीवीसी कहीं ना कहीं से छिल जाएगा, आपको वायरिंग करने में आसानी नहीं जाएगी, मतलब कि वायर को खींचने में परेशानी जाएगी। क्योंकि अंडरग्राउंड जो पीवीसी वायरिंग होती है, जिसको आप प्लास्टर के अंदर पाइप को बिछा के जो वायरिंग करते हैं आप, तो उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा, तो यदि पतला पाइप है
तो पतला पाइप यदि आप यूज़ करेंगे, मतलब जिसका डायमीटर कम होगा, तो वायर खींचने में आसानी नहीं जाती, परेशानी जाती वायर खींचने में। उसमें वायर का इंसुलेशन, केबल का इंसुलेशन खराब होने में डर रहता है। इसीलिए वर्तमान समय में मोटा पाइप यूज़ किया जाता है, मोटा पाइप यूज़ किया जाता है। तो यही चीज़ आपको पूछा गया है कि पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होगा इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर क्या मिलेगा? इसका सही आंसर मिलेगा, यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन डी मिलेगा आपको। ठीक है, इसका सही आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन डी मिलेगा। ये जो 50 mm है, अर्थात कि 73 का आपको आंसर जो मिलेगा, 73 का आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 50 mm। ठीक है, और एक होता है 25 mm। ध्यान दीजिए, 50 mm वाला जो मिलेगा आपको, ये मोटा पाइप मिलेगा। ध्यान दीजिए, मोटा पाइप मिलेगा। और ये जो 50 mm का मोटा पाइप होता है, ये आपको अक्सर 3 फेज सिस्टम में मिलेगा। ध्यान दीजिए, किस में मिलेगा? 3 फेज सिस्टम में। और ये जो 25 mm का जो पाइप है, ये सिंगल फेज के लिए मिलेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में यही अंतर है, पाइप। तो 50 mm वाला जो पाइप है, ये 3 फेज सिस्टम में मिलेगा, जिसमें से मोटा केबल आप डाल सकते हैं। और ये जो 25 mm वाला जो पाइप मिलेगा आपको फोल्डिंग करने के लिए, ये मिलेगा आपको सिंगल फेज के लिए। मतलब इसमें आप जो 1 mm स्क्वायर का वायर है, 1 mm स्क्वायर, 1.5 mm स्क्वायर, ठीक है, 2 mm स्क्वायर और 2.5 mm स्क्वायर का, मतलब कि लाइट लोड के लिए और पावर लोड के लिए, ये दोनों के लिए आप यूज़ करेंगे। तो 25 mm जो है, ये डायमीटर वाला आप किसका? पीवीसी पाइप का यूज़ करेंगे। ठीक है, इन दोनों में अंतर यही है। ध्यान दीजिए, 12 mm वाला तो बहुत पतला हो जाता है, उसमें आप केबल नहीं डाल सकेंगे, बहुत पतला हो जाएगा। ठीक है, 19 mm वाला पुराने समय में आता था, पुराने समय में 19 mm वाला जो पाइप है वो यूज़ किया जाता था, लेकिन अब आता है 25 mm वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 mm इसका आंसर आ जाएगा। वर्तमान समय में यही 25 mm डायमीटर वाला पाइप यूज़ किया जाता है, टर्निंग के लिए भी, सुरक्षित मुड़ने के लिए। ठीक है, और ये जो 50 mm वाला जो है पाइप, ये टर्निंग के लिए जब यूज़ करते हैं, तो ये आपको 3 फेस में, जिसमें ब्लैक कलर का जो केबल होता है RYB के 3 फेस के, उन केबलों में ये वाला पाइप यूज़ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। और अक्सर ये आपको कहाँ मिलेगा? कंट्रोल रूम में मिलेगा आपको। कंट्रोल जो रूम होता है, वहाँ पर 50 mm वाला यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाई सेपरेट वायरिंग इन कमेंडेड फॉर होम थिएटर वायरिंग एंड पावर वायरिंग। अर्थात कि होम थिएटर वायरिंग, देखो शब्द जो है बड़े अच्छे दिए हुए हैं, होम थिएटर वायरिंग। होम थिएटर वायरिंग क्या होता है और पावर वायरिंग क्या होता है? तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि थिएटर वायरिंग, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? मतलब आप पावर वायरिंग अलग करेंगे, होम थिएटर वायरिंग अलग करेंगे, ऐसा क्यों होता है? होम थिएटर वायरिंग का मतलब होता है जो लाइट लोड, यहाँ पर 2 प्रकार के लोड होते हैं आपके घर में। ये आपका घर है और आपके घर में 2 प्रकार के लोड मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको लाइट लोड, लाइट लोड। अब ये लाइट लोड में क्या क्या आ जाएगा? टेबल फैन, सीलिंग फैन, ठीक है, टीवी, कंप्यूटर आपके घर में है तो, ठीक है, लैंप, ये सब आ जाएंगे लाइट लोड में। देखेंगे तो टेबल फैन 40 वाट, 60 वाट, सीलिंग फैन 60 वाट। यदि आपके घर में ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं 40 वाट। यदि आप CFL यूज़ करते हैं तो 12 वाट, 10 वाट, 9 वाट, 9 वाट का भी आता है। ठीक है, 12 वाट का भी आता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो लोड होते हैं, ट्यूबलाइट हो गया आपका, सीलिंग फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये लाइट लोड के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि ये लाइट लोड के अंतर्गत आते हैं। लाइट मतलब हल्का लोड। कौन सा लोड? हल्का लोड। तो ये लाइट लोड के अंतर्गत आता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं?
होम थिएटर वायरिंग कह सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसे क्या कहेंगे? होम थिएटर वायरिंग। सेकंड होता है आपकी पावर वायरिंग। सेकंड क्या होता है? पावर वायरिंग। तो पावर वायरिंग आप देखेंगे तो ये पावर वायरिंग में आपको यहां पर देखने मिलेगा, पावर वायरिंग है आपको मिक्सर मशीन होती है। तो पावर वायरिंग अक्सर जब मेन स्विच बोर्ड होता है, मेन स्विच बोर्ड से अलग ही कनेक्शन, अलग ही तार लाया जाता है उसके लिए। तो यहां पर जो देखो लाइट लोड के लिए जो आप वायर यूज करोगे वो 1.5 mm और 1 mm वाला यूज करोगे आप। क्लियर है? लेकिन यहां पर पावर वायरिंग में जो आप वायर यूज करोगे वो कितना करोगे? 2 mm² या 2.5 mm²। क्लियर है? क्योंकि इसमें करंट की जो रेटिंग होगी वो 15 एम्पियर के आसपास होगी और इसमें 5 से 6 एम्पियर के आसपास होगी। क्लियर है सभी को? तो इसीलिए इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कम है, इसीलिए इसका डायामीटर भी कम है, मतलब कम मोटा है। और यहाँ पर पावर वायरिंग में इसकी करंट कैपेसिटी ज़्यादा है, करंट कैरिंग मतलब कि धारा वहन करने की क्षमता ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर 2 और 2.5 mm² का यहाँ पर वायर यूज़ किया जाएगा। चलिए अब ये जो पावर वायरिंग है इसके लिए अलग से ही मेन स्विच से वायर लाया जाता है। मतलब कि ये 2 mm और 2.5 mm का जो वायर होगा ये वायर अलग से ही चलाया जाएगा। ये सीधे किचन रूम में आता है। कहां पर आता है इसका सप्लाई? किचन रूम में। अब आपको किचन रूम में क्या क्या मिलेगा भाई? पावर वायरिंग में किचन रूम में क्या क्या मिलेगा आपको भाई? मिक्सर मशीन, मिक्सी मशीन चलाने के लिए मिलेगा, फ्रिज चलाने के लिए मिलेगा। फ्रिज लगाएंगे ना, फ्रिज होगा, मिक्सी मशीन के लिए होगा, हो सकता है इंडक्शन चूल्हा चलाएं आप, इंडक्शन। ठीक है? तो ये इंडक्शन जो चूल्हा है ये कम से कम आपको मिलेगा 1000 वाट का। कितने वाट का मिलेगा भाई? 1000 वाट का। यदि आपके यहाँ और उधर बाथरूम जाते हैं आप तो बाथरूम के लिए भी कनेक्शन वहीं से देंगे आप, मतलब वही वायर पहुंचाएंगे डायरेक्ट। तो आप गीजर यूज करेंगे, हो सकता है पानी गर्म करने के लिए गीजर, जिसे इमर्सन रॉड कहते हैं। आप हीटर भी लगाते हैं, यदि आपको किचन में हीटर लगाना है, जैसे कि किसी के किचन में हीटर लगा होता है, ओवन होते हैं, ठीक है, टोस्टर होता है टोस्ट गर्म करने वाला, ओवन होता है। ओवन में आप देखेंगे तो ओवन इस टाइप का होता है कि उसके अंदर आप सब्जी को रख सकते हैं पकाने के लिए, नरम नरम आंच में पक सकता है, उसमें टेम्परेचर सेट करने के लिए होता है। तो उसमें भी हीटिंग कॉइल ही लगी रहती है, कुल मिला के नाइक्रो मटेरियल का फिलामेंट ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर पावर वायरिंग में ऐसे समय में आपको कम से कम 15 से 16 एम्पियर की करंट उसमें प्रवाहित होती है, इसीलिए अलग से वायर यूज़ किया जाता है। इसीलिए ये जो थिएटर वायरिंग जो है, मतलब कि होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग, इसके लिए अलग अलग वायरिंग की जाती है। यदि आपके घर में देखेंगे कनेक्शन तो पावर वायरिंग के लिए अलग मिलेगा। ठीक है? बड़े बड़े होटल में जाएंगे तो आपको पावर वायरिंग के लिए उसका स्विच बोर्ड भी जो मिलेगा उसमें बड़े बड़े स्विच मिलेंगे आपको। एक यहाँ पर बड़ा सा स्विच मिलेगा, यहाँ ऊपर इंडिकेटर मिलेगा। ठीक है? ये आपका स्विच हो गया, ये इंडिकेटर हो गया। क्लियर है? और यहाँ पर 5 पिन सॉकेट मिलेगा, बड़ा साइज का, जो चीनी मिट्टी का बना होगा। तो 5 पिन सॉकेट में यहाँ पर एक बड़ा होल होगा अर्थ के लिए। ठीक है? और यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े फिर होल होंगे और यहाँ पर बीच में फिर साइड में 2 होल होंगे यहाँ पर। तो ये छोटे होल होंगे और ये बड़े होल होंगे। क्लियर है? तो ये पावर लोड के लिए यहाँ पर आप छोटे वाले जो है, मतलब कि लाइट लोड वाला भी आप चला सकते हैं उसमें, और पावर लोड का भी उपकरण चला सकते हो आप। तो यहाँ पर ये होता है, ये पूरा बोर्ड हो गया और इस बोर्ड में इसे पावर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अधिकतम जो धारा मिलेगी आपको 15 से 16 एम्पियर की धारा इस सर्किट में प्रवाहित होती है। तो ये इसका जो फ्यूज़ है यहीं पर साइड में लगा रहेगा। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो फ्यूज़ भी साइड में रहता है, स्विच भी मिलेगा आपको और इंडिकेटर भी मिलेगा। तो ऐसा आपको किचन रूम में कहाँ कहाँ मिलेगा? एक तो आपके किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगा और दूसरा आपकी जहाँ पर आपने फ्रिज रखा हुआ है उस साइड मिलेगा। तो 2 जगह इसका यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर
होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, बिजली की आग से बचाव के लिए, क्या सही है ये? सेकंड, शक्ति हानि कम करने के लिए, मतलब पावर को लॉस कम करने के लिए। थर्ड दिया हुआ है भाई पावर वायरिंग, तो पावर लॉस तो ज़्यादा ही होगा, बिजली खपत ज़्यादा होगी कि नहीं। थर्ड दिया है बिजली के व्यतिकरण से बचे, मतलब अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, मतलब कि बिजली में इंटरफेरेंस से बचने के लिए, व्यवधान ना हो इसके लिए बचने के लिए यूज़ किया जाता है या किया जाता है। चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पे, चौथा ऑप्शन क्या दिया है? मेंटेन वोल्टेज लेवल कांस्टेंट, अर्थात कि वोल्टेज स्तर स्थिर बनाए रखने के लिए। तो वोल्टेज लेवल स्थिर बनाए रखने के लिए रखा जाता है या किसके लिए रखा जाता है? तो इसमें से 4 ऑप्शन आप इसका लगाएंगे तो सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होगा? चलो बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर मैंने आपको बता दिया, लाइट लोड के लिए और पावर लोड के लिए बता दिया। इसको पावर वायरिंग भी बोलते हैं या पावर लोड, या लाइट लोड वायरिंग भी कहते हैं या पावर लोड वायरिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब पावर लोड में मैक्सिमम जो आपको वाटेज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3000 वाट। बहुत बार बताया मैंने। मैक्सिमम कितने पॉइंट होंगे पावर लोड में? ये एग्जाम में पूछा जाता है। 2 पॉइंट होंगे। कितने होंगे? 2 पॉइंट होंगे। और लाइट लोड में मैक्सिमम कितना होगा? लाइट लोड में मैक्सिमम कितना वाट होगा? एक सब सर्किट में, एक उप परिपथ में अधिकतम कितने वाट का लोड होना चाहिए? तो ये आपको मैंने बताया था, सब भूल जाते हो आप। 800 वाट का लोड होता है बेटा। ये एग्जाम में 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है और हो सकता है इस बार भी आए। कंपटीशन के एग्जाम में आता ही है, आईटी के एग्जाम में आता ही है। 800 वाट का लोड होना चाहिए एक उप परिपथ में। अधिकतम 800 वाट का लोड दे सकते हैं आप, उससे ज़्यादा का लोड नहीं दे सकते। और अधिकतम उस उप परिपथ में कितने पॉइंट हो सकते हैं? 10 पॉइंट हो सकते हैं। कितने पॉइंट हो सकते हैं? 10 पॉइंट हो सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये 10 पॉइंट का मतलब ये है कि यदि इस कमरे में एक उप परिपथ है तो 800 वाट का लोड अधिकतम होना चाहिए। तो 800 वाट में 10 पॉइंट अधिकतम लगा सकते हो, 10 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे आप। या तो 800 वाट का लोड बढ़ गया या 800 वाट का लोड बन गया। मानकर चलिए कि किसी 6 पॉइंट ही आपने लगाए और 800 वाट का लोड हो गया, तो फिर आप आगे लगा नहीं सकते। यदि आपके पास 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट आपने लगा दिए और 800 वाट का लोड बन गया, तो उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों? पूछो क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही समय में यदि आपने 10 पॉइंट को चालू कर दिए, 10 पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे ये सीलिंग फैन हो गया, ये 1 पॉइंट हुआ। एक बल्ब आपने ऑन किए, वो 1 पॉइंट हो गया, तो कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। फिर दूसरा सीलिंग फैन, तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा सीलिंग फैन, 4 हो गए। और चौथा सीलिंग फैन आपने ऑन किया, तो मतलब 4 सीलिंग फैन और 1 ट्यूबलाइट या 1 लैंप, तो ऐसे कितने हो गए? 5 पॉइंट हो गए। अब ये 5 पॉइंट में देखेंगे तो 4 सीलिंग फैन के तो कितने वाट का लोड होता है सीलिंग फैन का? 60 वाट का। तो 60 गुणित कितना किए? 4, 6 चौं 24, ये 240 हो गया। अब यहाँ पर एक जो बल्ब लगा है वो मानकर चलिए 100 वाट का है, तो 100 वाट का है तो ये कितना हो गया? 340। भाई ये 340 वाट का लोड हो गया। अब ऐसा ही करते करते आपने इस कमरे में टोटल जो लोड है वो 800 वाट का लगा दिए। मतलब कि यहाँ पर 10 पॉइंट आपने चालू कर दिए, 10 पॉइंट आपने चालू कर दिए और 800 वाट का लोड बन गया। इसका मतलब ये है कि अब 90 पॉइंट नहीं लगा सकते। यदि आपके पास 8 पॉइंट है और 8 पॉइंट में 800 वाट का लोड बन गया, तो आप 90 पॉइंट नहीं लगा सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब 800 वाट का लोड वहाँ पर होगा एक साथ, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब करंट ले जाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी।
तो उससे आपका कंडक्टर ब्रेक हो सकता है, आपका जो तार होगा वो ब्रेक हो जाएगा या जल सकता है या शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इसीलिए एक सब सर्किट में 800 वाट का, फिर दूसरे सब सर्किट में 800 वाट का, तीसरे सब सर्किट में 800 वाट का, ऐसा लोड डिस्पैच किया जाता है। ये हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, इसे बोलते हैं आईई रूल। क्या कहते हैं? आईई रूल। तो आईई रूल में ये नियम दिया हुआ है, इस नियम का आपको याद रखना पड़ेगा। स्विच बोर्ड का जो हाइट है फर्श से कितना होना चाहिए? स्विच बोर्ड का हाइट फर्श से 1.3 मीटर। एम मतलब क्या है? मीटर है। ये याद रहना चाहिए, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में सब दिया हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वायरिंग के चैप्टर में दिया हुआ है, तो ये वायरिंग के चैप्टर का ही डायग्राम है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऐसा इसीलिए किया जाता है कि आप लाइट लोड का तार अलग ले जाते हैं और पावर लोड का वायर अलग ले जाते हैं। लाइट लोड का वायर अलग ले जाएंगे आप, पावर लोड का वायर अलग ले जाएंगे आप। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसीलिए किया जाता है कि ये जो बिजली की जो इंटरफेरेंस है, व्यतिकरण जो है, मतलब बिजली के मतलब कि पावर के सप्लाई में बाधा उत्पन्न ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। बाधा व्यवधान क्या है? शॉर्ट सर्किट क्या है? एक प्रकार का व्यवधान है कि नहीं? तो यही व्यवधान से बचने के लिए, इसी बाधा से बचने के लिए हम यहाँ पर पावर लोड के लिए अलग से वायर चलाएंगे और लाइट लोड के लिए अलग से वायर चलाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, अर्थात कि बिजली के व्यतिकरण से बचने के लिए। देखो बिजली में, बिजली की आग से बचाव के लिए ये तो कोई तथ्य निष्कर्ष ही नहीं हुआ इसका। शक्ति हानि कम करने के लिए ये कोई निष्कर्ष ही नहीं है। भाई आप पावर लोड लगाएंगे 1000 वाट का, यदि आप हीटर लगा दिए, पावर तो कंज्यूम ऐसे ही होना है कि नहीं? तो ये इसके आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट, अर्थात कि ये जो सर्किट दिख रहा है, क्या आपने ऐसा सर्किट बनाया है? आपने कोई प्रैक्टिकल किए होंगे, टनल वायरिंग, सुरंग वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग, सीढ़ी वायरिंग किए थे आपने, सुरंग वायरिंग किए थे, हॉस्टल वायरिंग किए थे आपने, गोडाउन वायरिंग किए थे। अब ये इस प्रकार की वायरिंग को देखकर आप बताइए कि ये कौन से प्रकार की वायरिंग है, ये किस प्रकार की वायरिंग है। चलिए ये देखिए, यहाँ पर 3 स्विच दिख रहे हैं, 3 स्विच है कि 4 स्विच है? ये पहला स्विच हो गया, ये दूसरा स्विच, ये तीसरा और ये चौथा स्विच। तो ये पहले वाला स्विच तो मास्टर स्विच लग रहा है। ये कौन सा स्विच है भाई? मास्टर स्विच है, जिसे आप मेन स्विच कहते हैं। ये मास्टर स्विच हो गया। अब ये फर्स्ट वाला जो है मास्टर स्विच है, तो ये कौन से प्रकार का स्विच है? कोई बताएगा? 1 वे स्विच दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं? इसका ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, तो 1 वे स्विच हुआ। क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ लाइटिंग सर्किट, प्रकाशी परिपथ का नाम क्या है? ये जो इस टाइप से क्रॉस का सिंबल दिया हुआ है, ये लैंप 1 है, ये लैंप 2 है, ये लैंप 3 और ये लैंप 4 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो लैंप होता है, लैंप के इस साइड में और इस साइड में, एक साइड आपको न्यूट्रल मिलेगा और एक साइड क्या मिलेगा? फेस मिलेगा। यहाँ पर भी वैसे ही मिलेगा, यहाँ पर एक साइड न्यूट्रल, एक साइड फेस। लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा आपको? न्यूट्रल, और राइट साइड में क्या मिलेगा? फेस। यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में न्यूट्रल मिलेगा और राइट साइड में फेस मिलेगा। तो N मतलब क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, ठीक है, और P मतलब फेस। अब ये इस टाइप का सर्किट डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, 4 लैंप लगे हुए हैं, ठीक है। पहला जो मास्टर स्विच है ये 1 वे स्विच है। सेकेंड वाला जो स्विच दिख रहा है, ये सेकेंड वाला स्विच कुछ दिख रहा है 2 वे स्विच। देखो 1 वे स्विच में कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट होते हैं। 2 वे स्विच में कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं कि नहीं? ध्यान दो इधर, पीछे वाले ध्यान दो इधर। ये जो स्विच है यहाँ पर कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको? 3 पॉइंट दिख रहे हैं। दूसरे स्विच में यहाँ पर कितने पॉइंट दिख रहे हैं? 3 पॉइंट।
और ये जो तीसरा जो टू वे स्विच है इसमें कितने पॉइंट दिख रहे हैं? 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 टू वे स्विच लगे हुए हैं। कितने हैं? 3 टू वे स्विच लगे हुए हैं। अब ये जो टू वे स्विच हैं 3 लगे हुए हैं, तो इस प्रकार की सर्किट में यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई गया और यहाँ से L लिखा है, मतलब कि फेस वाला सप्लाई गया है। तो न्यूट्रल और फेस में हमेशा स्विच को किससे ऑपरेट करते हैं? स्विच को फेस से ऑपरेट करते हैं। तो स्विच को हमेशा जब फेस से ऑपरेट करेंगे तो ये जितने भी स्विच दिख रहे हैं सब में फेस का ही तार जुड़ा होगा, न्यूट्रल का तार जुड़ा नहीं होगा। अब ये जो है लोड मतलब क्या होता है? लैंप एक प्रकार का लोड है, लेकिन लैंप किस प्रकार का लोड है भाई? कैपेसिटिव लोड है कि रजिस्टिव लोड है कि इंडक्टिव लोड है? ये जो आपका लैंप है, यहाँ पर जो लैंप लगा हुआ है, ये किस प्रकार का लोड है? एक क्वेश्चन ये भी बन गया। इंडक्टिव लोड हो ही नहीं सकता। ये जो लैंप है एक प्रकार का रजिस्टिव लोड होता है। क्या होता है? रजिस्टिव लोड होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। एक ही क्वेश्चन के 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। ये जो लैंप है किस प्रकार का है? रजिस्टिव लोड है। तो जितने भी लैंप लोड होंगे सब कैसे होंगे? रजिस्टिव लोड होंगे। अब यहाँ पर इंडक्टिव लोड की बात करेंगे तो इंडक्टिव लोड कौन सा होगा? जिसमें कॉइल लपेटी हुई है, वो कौन सा होगा? इंडक्टिव लोड होगा। समझ में आ रहा है आपको? जिसमें वाइंडिंग कॉइल लपेटी हुई है वो किस प्रकार का लोड होगा? इंडक्टिव लोड होगा। जैसे मोटर, उसमें वाइंडिंग होती है तो वो किस प्रकार का लोड होगा? इंडक्टिव लोड होगा। अब कैपेसिटिव लोड कौन सा होगा? जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है वो कौन सा लोड कहलाएगा? कैपेसिटिव लोड होगा। ठीक है, इन तीनों में आपको पता रहना चाहिए। चलिए, ये वाला स्विच है 1 वे स्विच, बाकी 2 स्विच दिख रहे हैं 2 वे स्विच। अब ये इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे ही आप इस स्विच को यहाँ पर ऑन करेंगे तो ये लैंप यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो न्यूट्रल वायर है, यही न्यूट्रल वायर चल के दूसरे वाले लैंप के लिए गया, फिर यही न्यूट्रल वायर तीसरे वाले लैंप के लिए गया, फिर यही न्यूट्रल वायर आगे बढ़ा और यहाँ पर चौथे वाले लैंप के लिए गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने लैंप हो गए? 4 लैंप हो गए। अब चारों को कंट्रोल ये 2 वे स्विच कर रहा है। पहला स्विच आपने, मास्टर स्विच आपने ऑन किया। ऑन करने के बाद जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, तो जैसे ही ऑन करेंगे तो उस समय ये जो स्विच है ये ऊपर वाले से कनेक्ट रहेगा, नीचे वाले से कनेक्ट नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही आप मास्टर स्विच को ऑन करेंगे तो ये पॉइंट ऊपर जुड़ा होगा तो लैंप 1 ऑन हो जाएगा। क्लियर है? जब लैंप 1 ऑन हो जाएगा और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आप गोडाउन में बढ़ते हैं, सबसे पहले गोडाउन में दरवाजे से एंट्री करेंगे, आप मेन स्विच को ऑन करेंगे, मतलब मास्टर स्विच को ऑन करेंगे, तो आपके गोडाउन के सबसे पहले वाला जो लैंप होगा वो ऑन हो जाएगा आपका। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरा स्विच मिलेगा, फिर दूसरे स्विच को आप ऑन करेंगे। ठीक है, तो दूसरे स्विच को जब आप ऑन करेंगे तो ये दूसरा वाला जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा। मतलब कि पहले 2 वे स्विच को ऑन करोगे, ये पहला 1 वे स्विच हो गया, ये पहला 2 वे स्विच हो गया। पहला 1 वे स्विच को ऑन करते हैं तो लैंप 1 ऑन हो जाता है। फिर पहला 2 वे स्विच को ऑन करते हैं तो लैंप 2 ऑन हो जाता है। फिर दूसरा 2 वे स्विच को ऑन करते हैं तो लैंप 3 ऑन हो जाता है। फिर वैसे ही तीसरा 2 वे स्विच को ऑन करते हैं तो लैंप 4 ऑन हो जाता है। ऐसा करते 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 आपका जो गोडाउन है बहुत बड़ा है। तो ये जो वायरिंग है ये किस प्रकार की वायरिंग है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसमें सुरंग प्रकाश वायरिंग है क्या? सेकंड दिया है कॉरिडोर लाइटिंग वायरिंग, मतलब गलियारा प्रकाश वायरिंग। थर्ड दिया हुआ है गोडाउन लाइटिंग वायरिंग, अर्थात कि गोदाम प्रकाश की वायरिंग। फोर्थ दिया हुआ है स्टेयरकेस लाइटिंग वायरिंग, अर्थात कि सीढ़ी प्रकार की वायरिंग। तो हमें पता है सीढ़ी वायरिंग ऐसी होती ही नहीं है। होती है क्या? सीढ़ी वायरिंग ऐसी होती है क्या? नहीं होती ना। तो कौन सी वायरिंग होगी? ये गोडाउन वायरिंग होगी। जिस तरीके से हमने इसको समझाया उससे ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी वायरिंग है? गोडाउन वायरिंग।
अब यही आपको प्रैक्टिकल में वाई के रूप में पूछ लेगा। प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सुरंग वायरिंग भी हो सकती है, लेकिन सुरंग वायरिंग का थोड़ा सा सिस्टम चेंज है उसका। सुरंग वायरिंग का ऐसा है कि आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो पहला बंद होना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरा बंद होना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे तीसरा बंद होना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे चौथा बंद होना चाहिए, फिर सुरंग से बाहर निकल गए तो पूरे बंद। नहीं समझे भाई? सुरंग से ये कोई सुरंग है, ये सुरंग है, टनल है, ठीक है, टनल को ही सुरंग बोलते हैं। अब ये सुरंग में जब सबसे पहले पहुंचेंगे यहाँ पर तो ये लैंप ऑन हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये लैंप बंद होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ये लैंप बंद होना चाहिए, फिर ये ऑन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? फिर आप आगे बढ़ गए तो लास्ट वाला जो लैंप है वो बंद होके बाहर निकल जाएगा सुरंग के बाहर, तो बाहर तो उजाला रहेगा ना सुरंग के बाहर। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसीलिए ये जो वायरिंग है गो डाउन वायरिंग कहलाती है। ये किस प्रकार की जो है सर्किट डायग्राम है ये, तो इसे क्या कहेंगे आप? सर्किट डायग्राम। और ये किस प्रकार की वायरिंग है? गो डाउन वायरिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 76। चलिए क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टूल यूज्ड टू बेंड कंड्यूट। चलिए ये वाले बेंड की बात कर रहे हैं, ना कि जो आदमी बेंड होता है वाली बात नहीं कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोला है? कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब आपने कंड्यूट पाइप को, आयरन कंड्यूट पाइप को कभी मोड़ा है? पाइप को काटने के लिए किसका यूज करते हैं? चलिए यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कंड्यूट को मोड़ने के लिए, अर्थात कि उसको फोल्ड करने के लिए, मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला है हिक्की, तो ये जो हिक्की है ये क्या होता है? सेकंड दिया है कपलर, थर्ड दिया है पाइप वाइज, फोर्थ दिया है बेंच वाइज। तो ध्यान दीजिएगा, बेंच वाइज और पाइप वाइज जो है ये इसका उपयोग किसी भी पाइप को फंसाने के लिए करते हैं कि नहीं, या काटने के लिए करते हैं। तो पहले फंसाएंगे तब उसी ब्लेड से काटेंगे। क्लियर है? यदि पीवीसी पाइप है तो इसे भी फंसाना पड़ेगा, बेंच वाइज में फंसा लो, काटना है जितने साइज का काटना है, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर काटना है, या किसी जॉब की कटिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वाइस में फंसाना पड़ेगा, बेंच वाइस में या पाइप वाइस में फंसाना पड़ेगा आपको, तब उसको आसानी से आप काट सकते हैं। तो ये तो जब तक जॉब फंसाएंगे नहीं, ठीक है, पाइप को फंसाएंगे नहीं तब तक आप काट नहीं सकते। जैसे कि मानकर चलिए आपको लोहे का कंड्यूट पाइप काटना है, तो पाइप को काटने के लिए फंसाना पड़ेगा, उसके बाद ही काटेंगे आप। ऐसा काट नहीं सकते लोहे के पाइप को, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? वाइस में फंसाना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप उसके काटेंगे। तो बिना फंसाए बेंच वाइस में या पाइप वाइस में उसको बिना फंसाए आप काट नहीं सकते, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो है 2 ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया कि इसमें फंसाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मोड़ने के लिए बोला गया है। तो मोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? देखो कपलर क्या होता है? कपलर क्या है? ये जो कपलर होता है ये फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि कपलर का काम ही है ज्वाइंट करने के लिए। कपलर का काम क्या रहता है? ज्वाइंट करने में यूज होता है। अब यहाँ पर तो मोड़ने और तोड़ने की बात की जा रही है, तो ये 3 ऑप्शन अब जो है ये डिफरेंट होने लगे, मतलब ये तीनों ऑप्शन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है आपको। ये कपलर जो है ज्वाइंट करने में यूज होता है, पाइप वाइज और बेंच वाइज तो ये पाइप को फंसाने में यूज होता है। अब बचा आपका हिक्की। ये जो हिक्की है शब्द थोड़ा सा नया है, ध्यान दीजिएगा, शब्द थोड़ा सा नया है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिक्की ही होगा। इसमें कंड्यूट को मोड़ने के लिए जो यूज़ किया जाता है ये हिक्की का ही यूज़ किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? तो ये 76 का आंसर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा नया है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, हिक्की।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमसीबी, मतलब एमसीबी का विस्तार क्या है। एक्सपेंशन एमसीबी का विस्तार क्या है। एम से क्या हो जाता है मिनिएचर, सी से सर्किट और बी से ब्रेकर। ब्रेकर मतलब ब्रेक करने वाला, विच्छेद करने वाला, अलग अलग करने वाला। अब ये जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है इसका विस्तार क्या है, अर्थात कि इसके फुल फॉर्म पूछा है। विस्तार का मतलब क्या पूछा है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो देखो नाम भी बहुत सारे सिमिलर है, मिनिएचर कंट्रोल ब्रेकर। देखो एम सी और बी, तो एम से ये मिनिएचर हो गया, सी से कंट्रोल भी हो सकता है कि नहीं, और बी से ब्रेकर तो है। मतलब ब्रेकर तो हमारे पास बिल्कुल सभी में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये ब्रेकर तो होगा ही। ठीक है, सेकंड क्या दिया है कंट्रोल, इसमें क्या दिया है सर्किट, और यहाँ पर दिया मिनिमम करंट और यहाँ पर दिया मैक्सिमम करंट, अर्थात मिनिएचर कंट्रोल ब्रेकर दिया है फर्स्ट वाला, सेकंड दिया है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, थर्ड दिया है मिनिमम करंट ब्रेकर और फोर्थ दिया है मैक्सिमम करंट ब्रेकर। तो हमें इसका फुल फॉर्म पता है, इसका विस्तार पता है, तो सही आंसर क्या लगाएंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी। ध्यान दीजिएगा एमसीबी, आरसीबी, ठीक है, और क्या क्या है ईएलसीबी। ईएलसीबी का कोई बताएगा क्या, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, इसके फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया हुआ है, आरसीबी का क्या हो जाएगा, आरसीसीबी है, आरसीसीबी। आरसीसीबी का याद नहीं आ रहा मेरे को, आर्स का है ये रेसिड्यूल है, कुछ रेसिड्यूल और उसके बाद कुछ है, इसका याद नहीं आ रहा मुझे, इसको भी जैसे ही मुझे रिकॉल होगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईएलसीबी। देखो यहाँ पर आ गया ईएलसीबी, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया ईएलसीबी का। तो ईएलसीबी का क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब ये जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्यों यूज किया जाता है और कहाँ यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है परिपथ में दोष खोजने के लिए, मतलब कि डिटेक्ट द फॉल्ट इन सर्किट। सेकंड दिया हुआ है मॉनिटर्स द रेसिड्यूल करंट, अर्थात कि अवशेष धारा को देखने के लिए। थर्ड दिया है प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम ओवरलोड, अर्थात कि अतिभार के उपकरण की सुरक्षा करता है ये। या ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, अर्थात कि लघु पतन से उपकरण की सुरक्षा के लिए। चलिए ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ये जो अर्थ फॉल्ट होता है, अर्थ फॉल्ट अर्थात कि किसी भी उपकरण में यदि लीकेज करंट फ्लो होगी तो उसके बॉडी में होगी, किस में होगी, उसके बॉडी में होगी। तो किसी भी उपकरण में जब उसके बॉडी में लीकेज करंट फ्लो हो जाएगी और उसे आप डिटेक्ट करना है, आपको पता नहीं है उसकी बॉडी में करंट फ्लो हो रही है, लीकेज करंट फ्लो हो रही है, तो वो आपको पता कैसे चलेगा, ये जैसे ही आप उसकी बॉडी को टच करेंगे और सर्किट में आपका ईएलसीबी लगा हुआ है तो ये ईएलसीबी क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और ये पहले ही सर्किट को ब्रेक कर देगा। जैसे ही आप टच करेंगे उधर ईएलसीबी गिर जाएगा। ईएलसीबी भी सेम एमसीबी की तरह ही होता है, इसका वीडियो डला हुआ है, इसका वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ईएलसीबी का मेन काम क्या होता है, यदि लीकेज करंट फ्लो हो फॉल्ट के कंडीशन में यहाँ पर ईएलसीबी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो
डिटेक्ट द फॉल्ट इन सर्किट, तो फॉल्ट को डिटेक्ट करता है क्या? मॉनिटर द रेसिड्यूल करंट, अर्थात कि जो अवशिष्ट करंट है, अवशिष्ट करंट का मतलब होता है लीकेज करंट, जो एक्स्ट्रा करंट जो बॉडी में करंट बन रहा है वो लीकेज करंट भी होता है, अवशेष करंट भी होता है, रेसिड्यूल करंट भी होता है। इन करंट के अवशेष धारा को देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी दिया हुआ है, अतिभार से उपकरण की सुरक्षा, मतलब ओवरलोड से सुरक्षा के लिए तो एमसीबी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एमसीबी। भाई ओवरलोड की प्रोटेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं हम? एमसीबी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ईएलसीबी आएगा ही नहीं, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, अर्थात कि लघु पतन से उपकरण की सुरक्षा के लिए। तो शॉर्ट सर्किट जो होता है, शॉर्ट सर्किट के सुरक्षा के लिए अक्सर आपको मिलेगा एमसीबी। शॉर्ट सर्किट के लिए भी एमसीबी का ही उपयोग करते हैं। तो ये दो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब बचे ऊपर के दो। अब ऊपर के दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? और इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिटेक्ट द फॉल्ट इन सर्किट, अर्थात परिपथ में दोष खोजने के लिए किया जाता है। या सेकेंड दिया है अवशेष धारा को देखने के लिए। तो अवशेष धारा को देखने के लिए आप ईएलसीबी का उपयोग करते हैं। देखने का मतलब ये जो होगा, आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप, मतलब कि आप पता लगा रहे हैं कि ये जो रेसिड्यूल करंट जो है, अवशेष धारा, ये सर्किट में कहाँ फ्लो हो रही है। जैसे हमें पता नहीं है कि ये सीलिंग फैन में इसकी बॉडी में करंट आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप उसे टच करेंगे या किसी माध्यम से आप उसको टच करेंगे तो उधर ईएलसीबी ऑटोमेटिक गिर जाएगा। आप समझ जाएंगे भाई इसमें बॉडी में करंट है। ये आप इसको इसके द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवशेष धारा को, अर्थात कि देखने के लिए, या मॉनिटर द रेसिड्यूल करंट। तो ईएलसीबी का काम क्या होता है? जो फॉल्ट करंट होती है, अर्थ लीकेज जो करंट होती है, या बॉडी में जो करंट होती है लीकेज करंट, उस लीकेज करंट को डिटेक्ट करने के लिए ईएलसीबी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्यूज सर्किट? देखो यहाँ पर अब फ्यूज के बारे में फिर से क्वेश्चन आ गया, अर्थात कि फ्यूज जो है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। फ्यूज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए फ्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। कितने प्रकार के फ्यूज होते हैं ये पता होना चाहिए। फ्यूज, और इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही है। फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, उसका जो है फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, ये भी पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्यूज कट आउट प्रोवाइडेड एट द इनकमिंग पावर सप्लाई? अर्थात क्या बोला गया है? आगत बिजली, मतलब कि जो इनपुट सप्लाई जो बिजली है, उसकी आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज का लगा हुआ होता है कि नहीं? अरे आप देखेंगे जैसे कि ये आपका एनर्जी मीटर हो गया। ये क्या हो गया? एनर्जी मीटर हो गया। अब एनर्जी मीटर के यहाँ पर साइड में एक और बोर्ड मिलेगा, और वहाँ पर या तो एमसीबी लगा होगा या तो फिर बड़ा वाला फ्यूज लगा होगा। आपने देखा होगा एक ग्रिप मिलेगी। हम अपने गाँव की भाषा में जो बोलते हैं, गाँव की भाषा में क्या बोलते हैं? ग्रिप। क्या बोलते हैं भाई? ग्रिप बोलते हैं ना उसे हम। तो गांव की भाषा में उसे ग्रिप बोला जाता है। तो साइड में एनर्जी मीटर लगा हुआ है, उसके बाद आपको एक एमसीबी मिलेगा, और एमसीबी नहीं होगा तो एक ग्रिप मिलेगा जिससे फ्यूज कहते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? तो फ्यूज क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानेंगे फ्यूज क्या होता है। फ्यूज किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब भी फॉल्ट होगा या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होगी या ओवरलोड की कंडीशन में, यहाँ पर प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए में, प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में फ्यूज का यूज किया जाता है। तो प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है फ्यूज का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टू इंश्योर द लाइन इन नॉट ओवरलोडेड, अर्थात कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अति भार तो नहीं है, क्या इसके लिए फ्यूज लगाया जाता है।
ऑप्शन बी दिया हुआ है टू मेंटेन द स्टेबलाइज्ड सप्लाई वोल्टेज, अर्थात कि स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए। तो क्या स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए फ्यूज का उपयोग करते हैं? पीछे वाले ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी दिया हुआ है टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम द लीकेज करेंट, अर्थात कि सर्किट को लीकेज करेंट से बचाने के लिए। ऑप्शन डी दिया हुआ है टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, अर्थात कि ताकि इंसान को बिजली से के झटके से बचाने के लिए यूज किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। फ्यूज के कट का क्या उद्देश्य है भैया? चलिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है सुनिश्चित करें कि लाइन को अतिभार से बचाने के लिए, तो नहीं है। तो लाइन को अतिभार से बचाने के लिए यूज करते हैं क्या फ्यूज का? करते हैं। ओवरलोड की कंडीशन में करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। भाई आप लोड को बढ़ाएंगे तो करंट का मान भी बढ़ेगा, वोल्टेज का मान कम होने लगेगा। तो ये जो है लोड के बढ़ने के लिए, अर्थात कि यहाँ पर सुनिश्चित करना कि ये जो ओवरलोड की कंडीशन तो नहीं हो रही है, क्या इसके लिए फ्यूज लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा आ रहा है इसमें। सेकंड दिया है कि स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए, तो कांस्टेंट वोल्टेज बनाए रखने के लिए फ्यूज का उपयोग करते हैं क्या नहीं करते? फ्यूज का मेन काम क्या होता है? फ्यूज का मेन काम है कि ओवरलोड की कंडीशन में फ्यूज क्या हो जाना चाहिए? गल जाना चाहिए और सर्किट को ब्रेक कर देना चाहिए, अर्थात कि और अतिभार की अवस्था में सर्किट को शॉर्ट सर्किट होने से या जलने से बचाने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अब ये जो ओवरलोड की कंडीशन होती है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया है सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए। तो भाई लीकेज करंट को से बचाने के लिए तो ELCB है। लीकेज करंट से बचाना है तो किसका उपयोग करेंगे हम? ELCB का उपयोग करेंगे। फोर्थ दिया हुआ है टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, क्या इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए भी किया जाता है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए तो फ्यूज का काम ही नहीं है। फ्यूज तो ऐसा है जब ओवरलोड की कंडीशन होगी तब ही सर्किट ब्रेक होगा। फ्यूज मेल्ट कब होगा? फ्यूज कब जलेगा? ये जो फ्यूज है, तार जो है, ये जलेगा कब? जब धारा का मान बढ़ जाएगा। और धारा का मान कब बढ़ेगा? जब लोड बढ़ेगा। तो ओवरलोड की कंडीशन में फ्यूज ब्रेक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। टू इंश्योर द लाइन इज नॉट ओवरलोडेड, अर्थात कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार तो नहीं है। इसका आंसर यही होगा। क्लियर है? तो यहां पर क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो यहां पर दिया हुआ है कि आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य यह होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन में अतिभार तो नहीं है, अर्थात कि ओवरलोड तो नहीं है। ओवरलोड की कंडीशन में ये फ्यूज में करंट का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। ओवरलोड की कंडीशन में करंट का मान बढ़ जाएगा और ये फ्यूज क्या हो जाएगा? यहाँ से गल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं? फ्यूज का यूज करते हैं। एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस, एज अ प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज द यूज ऑफ डाई स्टॉक सेट, अर्थात कि डाई स्टॉक सेट, अर्थात कि ये टूल्स का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये कौन से यूनिट का क्वेश्चन है? टूल्स का, हस्त औजार जो यूज किया जाता है। टूल्स का यूज हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है, हमारा परम मित्र जो होता है वो टूल्स ही तो होते हैं। यदि एक कोई कारीगर है, एक कोई मिस्त्री है, एक कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो उसके लिए टूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं कि नहीं? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया, ये डाई स्टॉक सेट का उपयोग कहाँ करते हैं? डाई स्टॉक सेट कभी देखा है आपने? आपको स्टोर रूम में जाकर ये देखना चाहिए डाई स्टॉक सेट होता कैसा है। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये डाई स्टॉक सेट का उपयोग है। क्या उपयोग है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वर्गाकार पाइप में बाह्य थ्रेड करना या उसे काटना। अब देखो, ये गोलाकार पाइप है, इसके ऊपर यदि आपको थ्रेड काटना है, इसके ऊपर
थ्रेड काटना है, जिसे कहते हैं चूड़ी बनाना। क्या कहते हैं? चूड़ी बनाना। तो थ्रेड यानी क्या होता है? चूड़ी। तो ये जो पाइप के ऊपर पाइप को कसने के लिए चूड़ी बनाते हैं, एक तो अंदर चूड़ी बनाते हैं और दूसरा बाहर चूड़ी बनाते हैं कि नहीं? बड़े पाइप को छोटे पाइप से कसने के लिए चूड़ी बनाते हैं, या तो फिर बैंड में अंदर चूड़ी बनी रहती है और पाइप में, छोटे पाइप में ऊपर चूड़ी बनी रहती है। अरे जैसे ये एक पाइप हो गया, ठीक है, ये पाइप है, इस पाइप के ऊपर चूड़ी बनी हुई है। अब यहाँ से इसे इस दिशा में मोड़ना है तो यहाँ पर भी एक पाइप होगा, उसके भी बाहर ऊपर चूड़ी बनी मिलेगी। और आपको ये जो बैंड आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक एल यूज करेंगे ना, तो उसमें अंदर चूड़ी बनी होगी, तब ये दोनों पाइप को कसाएगा ये। तो यही जो चूड़ी है, इसी चूड़ी को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डाई स्टॉक सेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डाई। तो देखना आप हैंडपंप का जब आप खोल के देखोगे, हैंडपंप सुधारने के लिए जब आते हैं तो उनके पास बड़ी सी डाई मिलती है। अच्छा, बड़े साइज की डाई होती है, उसे गोल गोल घुमाते हैं, जैसे कि ये पाइप है और इस पाइप में आपको चूड़ी बनाना है तो उसको एकदम टाइट नट बोल्ट को कसते हैं दोनों साइड से और पाइप को फंसाते हैं और फिर दोनों साइड से उसे घुमाते हैं। तो जैसे जैसे घुमाएंगे तो यहाँ पर चूड़ी बनते जाती है। बनती है कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है कि इसका डाई स्टॉक सेट का उपयोग क्या है। छोटे पाइप में छोटा डाई, बड़े पाइप में बड़ा डाई यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कट एक्सटर्नल थ्रेड ऑन स्क्वायर पाइप। तो जो वर्गाकार पाइप होता है उसमें बाह्य थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो डाई लिखा हुआ है, डाई स्टॉक, ये चूड़ी बनाने के काम में आता है, अर्थात कि पाइप के ऊपर थ्रेड बनाने के काम में आता है। उसके बाद अब ये वर्गाकार पाइप की बात की जा रही है, तो क्या वर्गाकार पाइप को काटने में इसका उपयोग होता है या नहीं होता? सेकेंड ऑप्शन दिया है बेलनाकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड करने के लिए। तो आंतरिक थ्रेड का मतलब होता है अंदर थ्रेड बनाने के लिए, अंदर चूड़ी बनाने के लिए, मतलब पाइप के अंदर चूड़ी बनाने के लिए किया जाता है। क्या? ऑप्शन सी दिया हुआ है बेलनाकार पाइप का बाह्य थ्रेड काटने के लिए, मतलब कि पाइप के ऊपर चूड़ी बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी दिया हुआ है आयताकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटने के लिए। तो यहाँ पर डाई स्टॉक सेट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटने के लिए डाई स्टॉक सेट का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ पर बाह्य थ्रेड काटने के लिए? मतलब कि ये जो पाइप है आपका, ये जो पाइप है, इस पाइप के ऊपर आप थ्रेड बनाएंगे, चूड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर चूड़ी बनाने के लिए, मतलब बाहर चूड़ी बनाने के लिए डाई स्टॉक सेट का आप उपयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, इंटरनल चूड़ी बनाने के लिए दूसरा आता है उनका, वो भी डाइज कहलाता है, उसको भी डाइज कहते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये डाई स्टॉक सेट जो है ये एक्सटर्नल चूड़ी बनाने के लिए, वो भी बेलनाकार समझते हैं, सिलेंड्रिकल शेप। जैसे ये जो शेप है इसका कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है कि नहीं? अरे भाई सिलेंड्रिकल, सिलेंडर कैसा होता है? ऐसे ही है कि नहीं? ऐसा गोल होता है, ऊपर टंकी की रहती है, होता है कि नहीं? तो ये जो शेप होता है इसको सिलेंड्रिकल शेप बोला जाता है। वही पूछा गया है बेलनाकार। सिलेंड्रिकल मतलब क्या होता है? बेलनाकार। और बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटने के लिए उपयोग किया जाता है। वर्गाकार तो होगा ही नहीं, ऐसा वर्गाकार कहाँ थ्रेड काट लोगे आप? तो ये तो यही गलत हो गया कि नहीं? आयताकार इस टाइप से बनेगा तो आयताकार काट सकते हैं आप। भाई आयताकार में तो थ्रेड ही नहीं बनेगा, क्योंकि डाया को, जो डाई होता है उसको गोल गोल घुमाया जाता है। आप ऐसे आयताकार नहीं घुमा सकते, वर्गाकार नहीं घुमा सकते। अब बचा आपका बेलनाकार। तो बेलनाकार में दो ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक तो इंटरनल थ्रेड, आंतरिक थ्रेड, और दूसरा क्या है? बाह्य थ्रेड। आंतरिक थ्रेड के लिए तो इसका डाया दूसरा आता है, उसको दूसरा नाम दिया गया है। और बाह्य थ्रेड के लिए डाई जो यूज किया जाता है वो बेलनाकार पाइप में यूज किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरी द सीलिंग रोज इज क्लासिफाइड।
अर्थात कि सीलिंग रोज को सामग्री के लिए किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है। ये जो सीलिंग रोज होता है, दिख रहा होगा आपको, सीलिंग रोज का आपको डायग्राम इस टाइप से मिलेगा, यहाँ पर इस टाइप से मिलेगा आपको सीलिंग रोज। सीलिंग रोज की जो हाइट है फर्श से, सीलिंग रोज की जो हाइट होती है फर्श से कितना होगा, तो सीलिंग रोज की हाइट होती है फर्श से, यदि आप छत में लगा रहे हैं सीलिंग रोज तो उसकी हाइट हो जाएगी 2.5 मीटर। कितनी हो जाएगी? 2.5 मीटर। यदि आप दीवार में लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा 2.25 मीटर। क्लियर है? मतलब कि 2.5 मीटर ऊपर सीधे छत के लिए, 2.5 मीटर नीचे किसके लिए हो जाएगा? लैंप के लिए हो जाएगा या ट्यूबलाइट के लिए हो जाएगा। भाई ट्यूबलाइट से कनेक्शन, ट्यूबलाइट के लिए कनेक्शन लेंगे तो आप सीलिंग रोज से ही लेंगे ना, या तो फिर वो सीलिंग रोज में आपको कहाँ मिलेगा? सीलिंग रोज एक साइड में मिलेगा और साइड में आपको एक लैंप होल्डर मिलेगा लगा हुआ। यदि सीलिंग रोज नहीं लगा है तो एक लैंप होल्डर लगा मिलेगा आपको, उसमें आप लैंप लगाएंगे। यदि सीलिंग रोज दिया है तो 101% है वो ट्यूबलाइट के लिए दिया या एक्सटर्नल कोई भी कनेक्शन के लिए दिया हुआ है, इसलिए उसका उपयोग करते हैं। तो ये हाइट पूछ लेता है तो हाइट भी आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पर आता है सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका अलग अलग वर्गीकरण में इसको वर्गीकृत किया जाएगा। चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन तो नीचे ही दिया हुआ शायद, ठीक है। आउटलेट एसेसरीज मतलब कि निर्गम सामग्री के लिए। सेकंड दिया है सेफ्टी एसेसरीज अर्थात कि सुरक्षा सामग्री के लिए। तो सुरक्षा सामग्री तो हो ही नहीं सकता इसका किसी भी एंगल से, भाई प्रोटेक्शन के रूप में उपयोग होता ही नहीं सीलिंग रोज का। अब सेकंड दिया हुआ है निर्गम सामग्री के लिए, तो यहाँ से आउटपुट लेते हैं क्या हम? कैसे नहीं लेते भाई? सीलिंग फैन को आप ऑन करेंगे वहाँ से या ट्यूबलाइट को ऑन करेंगे तो सप्लाई लेंगे कि नहीं? ठीक है। अब सी, ऑप्शन सी दिया हुआ है होल्डिंग एसेसरीज अर्थात कि होल्डिंग सामग्री के लिए, या ऑप्शन डी दिया हुआ है जनरल एसेसरीज सामान्य सामग्री के लिए। तो ये जो सीलिंग रोज होता है ये जनरल अर्थात कि सामान्य सामग्री के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। इसमें यदि हम अपने दिमाग का थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल उपयोग कर लिए तो ये आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यदि आपने थोड़ा ज़्यादा ही सोचना चालू कर दिया, मतलब हाई लेवल का सोचा आपने, क्वेश्चन गलत हो गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनरल एसेसरीज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है सभी को? समझ में आया सभी को? किसी कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन। अर्थात यहाँ पर देखेंगे तो वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या होता है? वायरिंग इंस्टॉलेशन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टू शो द फिजिकल पोजीशन ऑफ एसेसरीज अर्थात कि सामग्री की भौतिक स्थिति दिखाने के लिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 में वायरिंग इंस्टॉलेशन। वायरिंग इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है? किसी घर की पूरी वायरिंग करना, वो क्या कहलाएगा? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन को हिंदी में कहते हैं स्थापन करना या स्थापना करना। ठीक है। तो वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का क्या उद्देश्य होता है? तो हम वायरिंग इंस्टॉलेशन में ऐसा आरेख बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो लेआउट बनाते हैं, ठीक है, फिर सर्किट डायग्राम बनाते हैं, लेआउट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, ठीक है, इंस्टॉलेशन आरेख जो बनाते हैं डायग्राम, ये इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है। तो टू शो द फिजिकल पोजीशन ऑफ एसेसरीज अर्थात कि सामग्री की भौतिक स्थिति दिखाने के लिए। भौतिक स्थिति मतलब कि
कौन सा सीलिंग फैन कहाँ लगेगा, कौन सा लैंप कहाँ लग रहा है, किस जगह में वो लगेगा, कितने पॉइंट होंगे, टेबल फैन कहाँ, उसके लिए स्विच बोर्ड कहाँ लगेगा, कितने पॉइंट बन रहे हैं, उसे दिखाने के लिए ये वायरिंग इंस्टॉलेशन सर्किट हम बनाते हैं, जिसे आप लेआउट के रूप में देखते हैं। तो ये पूछा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन में ये पूछा गया है। सेकंड में पूछा है कि टू एस्टिमेट द वेरियस एसेसरीज इन द सर्किट, अर्थात कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है, क्या इसका उद्देश्य कितने सामग्री लगेंगे उसका आकलन करने के लिए, जिससे बोलते हैं आप एस्टीमेट बनाना। भाई एस्टीमेट बनाएंगे तभी तो सामान लेके आएंगे, या एस्टीमेट बनाएंगे तभी आपको पता ये चलेगा कि यहाँ पर कितने सीलिंग फैन लगेंगे, कितने टेबल फैन लगेंगे, ठीक है, कितने लैंप लगेंगे, कितने होल्डर लगेंगे, ठीक है, कितना सीलिंग रोज लगेगा यहाँ पे। जब तक आप एस्टीमेट बनाएंगे नहीं तब तक ये आपको समझ में आएगा नहीं, और एस्टीमेट नहीं बनाएंगे तो सामान खरीद के भी नहीं ला सकते आप, फिर एस्टीमेट में गड़बड़ी हो जाएगी, सामान या तो फिर ज़्यादा ला लेंगे खरीद के या कम ला लेंगे आप। इसलिए पहले क्या बनाया जाता है, एस्टीमेट बनाया जाता है, कितने पॉइंट बनेंगे वो चेक किया जाता है एस्टीमेट बनाने में, ठीक है। उसके बाद है टू इन्फॉर्म द रीडर क्विकली व्हाट फॉर द सर्किट इज डिज़ाइन, अर्थात कि पाठकों को जल्दी से सूचित करने के लिए कि सर्किट किस लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन डी जो आपका ठेकेदार होगा, ठेकेदार को पहले आप बताएंगे, वायरिंग करने वाला जो भी होगा व्यक्ति, कि यहाँ पर इतने सर्किट डिजाइन मतलब कि इस टाइप से बनेगा, इतने पॉइंट लगेंगे, क्या उसके लिए किया जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन डी पूछा गया है टू शो द सिस्टमेटिक कनेक्शन ऑफ द सर्किट फॉर द स्पेसिफिक टास्क, तो यहाँ पर किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हो गए, तो ये वायरिंग इंस्टॉलेशन परिपथ आरेख का क्या उद्देश्य होगा 4 ऑप्शन में से, इसका आंसर आपको बताना है। इसका क्या आंसर होगा, कोई बताएगा किसी के माइंड में? सेकंड, सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए वायरिंग इंस्टॉलेशन सर्किट, ठीक है। भौतिक स्थिति दिखाने के लिए ये नहीं हो सकता, विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए ये हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। फिर बोला है पाठकों को जल्दी से सूचित करने के लिए कि सर्किट किस लिए डिजाइन किया गया है, तो ये किसके लिए डिजाइन किया गया है ये पता है सामने वाले को। उसके बाद है किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए, ये हो सकता है। मतलब यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है वो दूर के लग रहे हैं, बी और जो डी है ये करीब का आंसर लग रहा है। तो इन दोनों में से क्या आंसर होगा, कोई बताएगा इन दोनों में से क्या आंसर हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का क्या उद्देश्य पूछा है, वायरिंग इंस्टॉलेशन करने के लिए सर्किट क्यों बनाया जाता है, आरेख क्यों बनाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, सर्किट क्यों बनाया जाता है कि योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए, या फिर ऑप्शन बी सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए। जब तक सर्किट नहीं बनाएंगे तो आप अनुमान कैसे लगाएंगे कि भैया यहाँ पर 3 ट्यूबलाइट लगेगी, 2 ट्यूबलाइट लगेगा, कितने होल्डर लगेंगे यहाँ पे, ये कैसे पता चलेगा, कितने स्विच बोर्ड लगेंगे तो कितने स्विच लगेंगे, उसमें कितना पॉइंट होगा, ये सारी चीज़ों का आप एस्टिमेट बनाते हैं। तो ये वायरिंग इंस्टॉलेशन परिपथ के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 82 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का जो क्वेश्चन है, ये आगे का क्वेश्चन फिर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है, थोड़ा सा मोटर के बारे में दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोटर से रिलेटेड है। भले ही आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में अभी फर्स्ट ईयर में मोटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जो इक्विपमेंट है ये कनेक्शन में यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए मोटर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड विथ एल सीरीज MCB। ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है।
एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो जनरल लाइटिंग में, दूसरा मोटर में, तीसरा एयर कंडीशनर में, चौथा हेलोजन लैंप में। अर्थात कि ये जो एल श्रृंखला का, एल सीरीज का जो है एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण को कनेक्शन में जोड़ा जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या एमसीबी जनरल लाइटिंग में यूज़ किया जाता है? क्या मोटर को कनेक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं? तो मोटर के लिए तो स्टार्टर होता है अलग से ही। जनरल लाइटिंग, तो जनरल लाइटिंग में जो देखेंगे आप, तो इसके लिए भी अलग से एमसीबी लगा होता है। तो एल श्रृंखला का बोला है। उसके बाद है हेलोजन लैंप में। हेलोजन लैंप में जो है वो सिंपल कनेक्शन होता है हेलोजन का, तो उसके लिए तो हेलोजन में आपने देखा होगा यहाँ पर, इसमें सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, हेलोजन लैंप, ये इनमें अलग से ही सर्किट में देखेंगे आप, तो अलग ही सर्किट होता है इनका, इनके लिए चोक अलग से यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अब बचा आपके पास एयर कंडीशनर में। तो ये जो एयर कंडीशनर में जो होता है, ये एल श्रृंखला का, एल सीरीज का एमसीबी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो एयर कंडीशनर होता है ये ज़्यादा वाटेज का होता है, इसकी रेटिंग ज़्यादा होती है, तो इसीलिए यहाँ पर एल सीरीज का एमसीबी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से यहाँ से पूरे क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्ज़ाम जो होगी आपकी सेकेंड फेज़ की जो एग्ज़ाम है अभी, मतलब कि सेकेंड ईयर वालों की एग्ज़ाम जो है वो सेकेंड फेज़ स्टार्ट हो रहा है 4/1/2022 से 9/1 मतलब 9 जनवरी 2022, ये सेकेंड फेज़ है। 4 फेज़ में आपकी एग्ज़ाम होगी, ध्यान दीजिएगा, जिसमें फर्स्ट ईयर वालों की भी एग्ज़ाम हो जाएगी, जिसमें से चौथा फेज़ और 5वां फेज़ और 6वां फेज़, ये 3 फेज़ में फर्स्ट ईयर वालों की एग्ज़ाम हो जाएगी। बाकी दूसरा फेज़, तीसरा फेज़ और ये जो चौथा फेज़ है, यहाँ तक सेकेंड ईयर वालों की एग्ज़ाम होगी। तो यहाँ आपको याद रखना है, जितने भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनकी एग्ज़ाम जनवरी में ही कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो क्वेश्चन जो बन रहे हैं यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, और यहीं के क्वेश्चन आपको लगाना है। वीडियो पूरा देखना है आपको, स्किप नहीं करना है, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करना है। थैंक यू दोस्तों।